आतंकजीत सर, जो बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जिस तरीके का दावा वो कर रहे हैं, उसका क्या कुछ इम्पैक्ट होगा चुनाव पर? इधर उत्तर प्रदेश की हम बात करें जरा सा, तो उत्तर प्रदेश में जो आज जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है, उनका भी एक बार थोड़ा सा वो जो है हिसाब किताब बता दीजिएगा। और साथ ही साथ अभी शाहजहांपुर में आरोप लगना शुरू हो गया। सपा प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप ने साफ ये बात कही है कि कई बूथों पर जा करके देखने के बाद मैं ये बात कह रही हूँ कि चुनाव में गड़बड़ी करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, वोट डाला कहीं और जा रहा है और जा कहीं और रहा है। ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप उन्होंने फिर से एक बार लगा दिया है और वो ये दावा भी साथ में कर रही हैं कि कई पोलिंग बूथों पर जाने के बाद, वहां पर बात करने के और देखने के बाद मैं ये बात कह रही हूँ। जी नमस्कार राम प्रकाश राय जी और सभी पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम। उत्तर प्रदेश की मैं पहले बात आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो खबरें निकल के आई हैं 11 बजे तक, सीतापुर में एक लोकेलिटी है मुस्लिम बहुमूल्य कजरारे में, उसके पूरे बगल में गांव लगता है, उसकी पूरी वोटर लिस्ट गायब है। और कजियारे में वहाँ के जो एसपी हैं या कप्तान हैं या उनके साथ दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे जो है तहकीकात कर रहा है, वोट नहीं गिरने दे रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। मेरे लहरपुर से भी खबरें आई हैं, बिस्वा से भी खबरें आई हैं। और कई सीटों पर जहाँ पे पाल और लोध वोट, ओबीसी वोट जो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है और बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, वहाँ पे पाल लोगों को भी हिंसा के द्वारा उनसे वोटर लिस्ट, उनको वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं और वोटिंग उन लोकेलिटीज में स्लो हो रही है। ये तो देखिए बीजेपी का ये कार्यक्रम चलता ही है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने खुद कहा है कि मेरे बूथों पर जबरदस्ती वोट डलवाए जा रहे हैं। अजय मिश्रा टैनी की कॉन्स्टिट्यूंसी खीरी में यह खबर आई है कि आप साइकिल पे बटन दबाइए, तो उनका जो बटन है वो कमल पे जा रहा है। 2 ईवीएम्स पर ये कंप्लेन जो है 2 बूथों से इनफैक्ट कंप्लेंट आई है और 2 पोलिंग स्टेशन में भी आई है जिसमें 4 या 5 ईवीएम्स लगे हुए हैं। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। अगर अमित शाह साहब इस तरीके से खीरी में इनको बड़ा बनाना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर इस देश का क्या होगा, ये जो सवाल खड़ा हो जाता है। यूपी पुलिस और प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से इन 13 सीटों पर, आपको ज्ञात होगा ये 13 की 13 सीटें बीजेपी के पास थी, तो इस दफा जो है हैट्रिक के लिए करीब 7 सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हैं, जबकि 2 सीटों पर बहराइच और कानपुर में कैंडिडेट बदले गए हैं। सॉरी, बहराइच में और एक जगह और मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे कैंडिडेट बदले गए हैं। 4 सीटों पर मामला जो है वो इस तरीके का लग रहा है कि कैंडिडेट इलेक्शन जो है वो फंस सकता है। पहली सीट जो मैंने आपको बताई बहराइच की, ये नेपाल से लगता बॉर्डर है, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। पिछली बार जो है जो बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे 2019 में, उनके सुपुत्र आनंद गोन को ये टिकट दी गई है, सीट दी गई है। सीतापुर में राकेश राठौर जो है इनकम्बेंट, जो वहाँ के एमपी हैं, राजेश वर्मा, पहले वो बीएसपी में 2 बार के एमपी रहे हैं, उसके बाद बीजेपी में 2 बार के एमपी रहे हैं। उनके खिलाफ काफी वहाँ पे, क्योंकि वो 20 साल से वो मेंबर पार्लियामेंट हैं और लोग कहते हैं कि हमारे गांव में, हमारे इलाके में कभी वो नजर नहीं आए। और लहरपुर में जहां उनका मकान है, पुराना मकान है, वहां का पुल भी आज तक वो नहीं बनवा पाए, तो वो क्या इलेक्शन लड़ेंगे। इनमें 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बीजेपी के पहले एमएलए रहे थे और क्योंकि वहां पे उनको उनको सम्मान नहीं मिला या उनके तरीके से काम नहीं हुआ, और इनके राकेश राठौर ने तो बीजेपी एमएलए रहते मोदी और योगी सरकार की जो है वो कह दिया था कि ये थाली थाली बजवाते हैं, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। तो जो वहाँ बीएसपी का भी कैंडिडेट है महेंद्र यादव, वो भी बीजेपी का पहले एमएलए रहा है। तो बीजेपी की हवा जो है खराब है उस इलाके में, और इसीलिए वहां पे क्योंकि 3-3.5 लाख मुस्लिम वोट जो है एकमुश्त पड़ता है, और अगर गांव से वोटर लिस्ट ही गायब कर दी जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है कि ये किस तरीके से इलेक्शन को मैनेज किया जा रहा है। इटावा में रिजर्व सीट है क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव की ट्रेडिशनल सीट रही है, पर अभी मानने में ये आ रहा है कि वहाँ का जो बीजेपी कैंडिडेट है वो अच्छा चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी 2014-19 में लड़ी थी इलेक्शन और उसी कैंडिडेट को आपके रामशंकर कथेरिया को सीट दी गई है। जितेंद्र दोहारे जो हैं वो सपा के कैंडिडेट हैं। इलेक्शन ये भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, अगर सपा के वोट ठीक से पड़ गए और यादव मुस्लिम वोट पे ज्यादा दिक्कत इलेक्शन कमीशन या प्रशासन द्वारा नहीं की गई तो ये सीट भी निकाली जा सकती है। कानपुर में इंडिया अलायंस की जो कैंडिडेट हैं वो काफी स्ट्रांग हैं, क्योंकि पिछली बार का कैंडिडेट जो था कानपुर में वो बदला गया है। इस दफा वहाँ बीजेपी के जो खड़े किए गए हैं, पहले शिराग, आपको याद होगा ये श्री प्रकाश जायसवाल जीतते थे कांग्रेस की सीट, ट्रेडिशनल सीट की कांग्रेस की रहती थी। इस दफा कांग्रेस के जो हैं वो आलोक मिश्रा हैं और बीजेपी के रमेश अवस्थी हैं।
तो कहा जा रहा है कि कानपुर की सीट में भी अभी कन्नौज और कानपुर में ज्वाइंट रैली हुई थी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, और कहा जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी में भी इनकी ज्वाइंट रैली 17 के बाद प्लान है। 17 को या 17 के बाद, डिपेंड की परमिशन कैसे मिलती है। तो कुल मिलाकर जैसे 13 सीटों पे मैंने बात की, इन 13 सीटों पे कम से कम 4 सीटों पर मामला फंसा हुआ है, और अगर वोट सही से पड़ गए तो जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी का डायरेक्ट नुकसान कर सकते हैं, और बीजेपी नहीं चाहती कि 13 सीटों पर उनको कोई नुकसान हो, क्योंकि पहले 2 चरण के बाद जो मामला निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि दोनों बराबरी पर हैं। अगर मान लीजिए आप ये नहीं कहते कि इंडिया गठबंधन आगे है और बीजेपी पीछे है, तो आप ये मान सकते हैं कि दोनों बराबरी पर हैं, और अगर बराबरी का मुकाबला है तो आगे वाले जो 3-4 चरण बचे हैं इसमें इलेक्शन जो है वो बहुत जो है वो डिफिकल्ट हो सकता है। जो आज का चुनाव है 96 सीटों पर, वो इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इसमें आंध्र प्रदेश में वाईएसआर जगन रेड्डी की 22 सीटें थी, जबकि तेलंगाना की 9 सीटें थी। इस बार टीआरएस जो है, इस बार वहां तेलंगाना में सरकार बदल के कांग्रेस की सरकार आई है, तो कहा जा रहा है कि 11 सीटों का फायदा जो है वो डायरेक्ट कांग्रेस को हो सकता है। तो बीआरएस को, भारतीय जो पहले टीआरएस थी अब बीआरएस है, बीआरएस को डायरेक्ट नुकसान 9 सीटों का वहां पे हो सकता है, जो पिछली बार वो जीती थी। शर्मिला रेड्डी का तेलंगाना में इलेक्शन लड़ना कांग्रेस की टिकट पे, वाईएसआर जगन रेड्डी का रूरल एरियाज में तो बहुत अच्छा वोट बैंक है, अर्बन एरियाज में थोड़ा सा नुकसान है। वहां पे बीजेपी और कांग्रेस में वोट बढ़ सकता है, हो सकता है 10 से 11-12 सीटों का वाईएसआर रेड्डी को नुकसान हो, और एनडीए को आंध्र प्रदेश में 2 से 3 सीटों का एडवांटेज और कांग्रेस को कम से कम 4 से 5 सीटों का एडवांटेज इस इलेक्शन में निकलता नजर आ रहा है। तो लार्जली अगर हम देखें, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है कि उसमें उन्होंने मैनिफेस्टो तो नहीं, उन्होंने कहा कि 4% रिजर्वेशन, हम मुस्लिम रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन जो है वो खत्म कर देंगे, उससे हो सकता है कि थोड़ा सा वोट उनका इंक्रीज हो। और उड़ीसा में फ्रेंडली मैच चलता रहता है बीजेडी और बीजेपी का। आपको पता ही है कि नवीन पटनायक ने कभी भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हैं फाइनेंशियल, जब उनको डेवोल्यूशन की बात आती है, जब उनको पैसा टाइम पे नहीं मिलता है, अदरवाइज लार्जली वो सपोर्ट करते रहे हैं। तो ये फ्रेंडली मैच चल रहा है बीजेपी और बीजेडी का। इसमें अगर इंडिया अलायंस इलेक्शन के बाद नवीन पटनायक से बात करती है, अगर 240 प्लस सीटें इनकी आती हैं, तो हो सकता है नवीन पटनायक फिर से इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर दें। वेस्ट बंगाल में अभी साउथ वेस्ट बंगाल की जो पोलिंग हो रही है उसमें अधीर रंजन चौधरी, आपको पता है, वहां इलेक्शन लड़ रहे हैं। चारों सीटों में मुकाबला कड़ा है, इलेक्शन किसी तरफ भी जा सकता है। महाराष्ट्र में जो ट्राइबल बेल्ट है नंदुरबार की, उसमें जो कांग्रेस है 11 सीटों पर कम से कम 3 सीटों पर फाइट करती नजर आ रही है, और बाकी 3 सीटों पर एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। अगर टर्नआउट इसकी हाई रही तो बीजेपी के लिए मामला मुश्किल हो सकता है। जो बिहार की 4 सीटें जिसमें कल आज इलेक्शन चल रहा है, उसमें बीजेपी 2019 में सीटें जीत के आई थी। आरजेडी और लेफ्ट ने स्टेट इलेक्शंस में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो इन 4 सीटों पर भी ऐसा लगता है कि मुकाबला कड़ा होगा। तो यूपी में मैंने जैसे आपको बताया 4 सीटें कन्नौज की मिलाकर इलेक्शन टफ है, और कहीं ना कहीं इसमें इंडिया अलायंस आगे निकलता हुआ अभी फिलहाल नजर आ रहा है। पर ये कंप्लेंट्स बहुत सारी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुप है। अपनी मतलब आप देखिए, किसी भी फेज का इलेक्शन होता है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं लगी हैं, उनके कॉग्निजेंस लेने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल गूंगा और बहरा हो चुका है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज है, और ये जो एनडीए की बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार, ये कहीं ना कहीं इलेक्शंस को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। जी।